रेणु जी ने जो रास्ता दिखाया वह रास्ता वही था। इसके बारे में लोहिया जी ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि पढ़ा लिखा आदमी अपनी जीभ की सुविधा के, भाषा की सुविधा के अनुसार जीभ को तोड़ता है, और जो अनपढ़ आदमी है अपनी जीभ की सुविधा के अनुसार भाषा को तोड़ देता है। लेकिन भाषाएं तो वही बनती हैं। भाषाओं की प्रयोगशाला, अगर आप इंग्लैंड के विश्वविद्यालय जाएंगे, मुझे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज घूमते हुए महसूस हुआ कि कितनी मुश्किल होगी अंग्रेजी को स्थापित करने में। 700 साल लग गए लैटिन से का जो सिंहासन था विश्वविद्यालयों में, उस पर अंग्रेजी को बैठाने में। और आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि अंग्रेजी की औपचारिक पढ़ाई इंग्लैंड से पहले हिंदुस्तान में शुरू हुई। वही स्थिति जो अपने देश में संस्कृत की रही। कल ये भी बात हो रही थी कि संस्कृत, आप जरा सोचें कि जो हमारा भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन के हमारे सारे कवि संस्कृत में निष्णात, वो चाहे तमिल के हों, चाहे केरल के हों, चाहे मराठी के हों, चाहे असम के हों, चाहे हिंदी के, तमाम सब हिंदी संस्कृत में कविता लिख सकते थे। तुलसीदास भी लिख सकते थे, और जिन्हें अनपढ़ माना जाता है कवि, वो भी लिख सकते थे। सूरदास तो संस्कृत के महाकवि थे ही, लेकिन उन्होंने वह रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वह बुद्ध का रास्ता चुना। बाबा नागार्जुन बहुत प्यारी बात करते थे, और मुझे आश्चर्य मिला है बाबा का। मैंने पूछा बाबा से कि बाबा आप इतनी भाषाओं में कविता क्यों लिखते हैं? आप बांग्ला में भी लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं, मैथिली और हिंदी में लिखते ही। उन्होंने कहा कि तुमने कोसी नहीं देखा। आज मैं कल से बाबा को बहुत याद कर रहा हूँ, पहली बार कोसी की धरती को देखते हुए। उन्होंने कहा कि तुमने कोसी नहीं देखा है। कोसी बहुत तेजी से धार बदलती है, और मिथिला का आदमी जो कुछ भी संपत्ति होती है अपने रिश्तेदारियों में कई जगहों पर रख देता है। 1 किलो अनाज यहाँ, एक क्विंटल यहाँ रख दिया कि एक जगह का बह गया तो एक जगह तो बच जाएगा। वैसे ही मैं कई भाषाओं में से लिखता हूं कि एक भाषा नष्ट हो गई तो दूसरी भाषा तो बची रहेगी। लैटिन नष्ट हो गई, अंग्रेजी तो बची है। अंग्रेजी किसकी भाषा थी? चरवाहों गडेरियों की भाषा थी। भाषाएं बदलती हैं। बुद्ध इस बात को समझते थे, इसलिए एक भाषा पर देश नहीं चले, एक भाषा से देश चलेगा भी नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि हमारे पास बहुत भाषाएं हैं, कई भाषाएं हैं, कई पॉकेट हैं। अगर एक पॉकेट का उड़ा तो दूसरे पॉकेट में बच जाएगा। ज्ञान संपदा हमारी ऐसी है। नॉलेज शेयरिंग लैंग्वेज शेयरिंग से होता है। मैं जिस विषय पर अपने को कल से केंद्रित रखे हुए हैं, उसमें 2-3 बातें मेरे जहन में हैं। रत्नेश्वर जी ने उस औपनिवेशिक भारत की बात की, भुवन जी ने उन 2 प्रयोगों की बात की जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय गुरु कांगड़ी के रूप में। नवेंद्र जी को मैं एक जरूरी फोन की वजह से पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि जो शिवाजी महाराज ने जो प्रयोग किया वो काम अभी बाकी है। कहा ये काम हमेशा बाकी रहता। हम एक बहुत बड़े देश में रहते, हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन हमारे पास चुनौतियां भी हैं। और इन चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती है शब्दों की चोरी, किताबों की चोरी। और इस चोरी को मैं उसी जो कॉलोनियल हैंगओवर, नवेंद्र जी ने जो बहुत अच्छा शब्द कर लिया, ये कॉलोनियल हैंगओवर, यही बात मिश्र जी भी कह रहे थे। आप जब याद करें कि फणेश्वर नाथ रेणु की का कुलपति महोदय ने कल
इंडिगो फार्मिंग की ओर इशारा किया था। और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस कॉलेज परिसर में आप बैठे हैं और जिसमें लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी और जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी जैसे हिंदी के दो नामचीन रचनाकार, जिनका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। बाद में इन्हीं के नक्शे कदम पर रेणु जी भी शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस पढ़ने गए। महिला अंचल का डॉक्टर प्रशांत भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है बनारस का। बहुत बड़ा संकेत किया, अगर शिक्षा का प्रयोग ये कॉलेज पूर्णिया की धरती पर क्यों हो रहा था और ये क्यों जरूरी था। हमारी ज्ञान संपदा जो नष्ट हुई, तक्षशिला था नष्ट हो गया, नालंदा बनाया नष्ट हो गया, विक्रमशिला नष्ट हो गया। आप जरा सोचें कि ये विश्वविद्यालय जो तीन का नाम लिया, अगर उसी निरंतरता में आज चले होते तो हमारे देश का इतिहास कैसा होता। कल बात हो रही थी, मिश्र जी ने बात की और भुवन जी के जो इस आयोजन के सूत्रधार भी हैं यहाँ के मनमोहन जी, शायद ड्रग हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। क्या था, नालंदा नष्ट क्यों हुआ? वही थे आचार्य जिन्होंने किताब में कागज के पन्ने पर दवाई मिला के दी थी। चकित हुआ कि कैसी ज्ञान संपदा है, ठीक हो गया फिर भी नष्ट किया, खतरा था। और ये नालंदा का प्रयोग साधारण प्रयोग नहीं था, तक्षशिला का प्रयोग साधारण प्रयोग नहीं था। नाम याद करिए। मैं कुलपतियों को जब देखता हूं तो मुझे सरहपा याद आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पहले मतलब सबसे बड़े नाम सरहपा, वाइस चांसलर। और सरहपा कैसे वाइस चांसलर? हर वाइस चांसलर को सरहपा को पढ़ना चाहिए। हिंदी का पहला कवि, मगही का पहला कवि, उड़िया का पहला कवि, असमिया का पहला कवि, तिब्बत का तो पहला कवि है ही सरहपा, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा देवता। ऐसे वाइस चांसलर होते थे। नालंदा नष्ट हुआ तो विक्रमशिला के भी पहले वाइस चांसलर बने। ये प्रयोग इसी धरती पर हुआ है। क्यों जरूरी होता है शैक्षणिक संस्थान, और नहीं होता है तो क्या होता है? शैक्षणिक संस्थान जब नहीं होते हैं तो यही होता है जैसा हमारे साथ हुआ। आप जब जाएंगे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, जो पहले ब्रिटिश म्यूजियम में था, तो वहां पर बहुत गर्व के साथ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि एक पर चोरी ऊपर से लिखा हुआ है कि 1599 से लेकर 1947 तक का भारत का इतिहास हमारे पास। मुझे लगा कि इतनी बेशर्मी अगर 21वीं शताब्दी में अगर अभी है, भैया 1599 में तो भारत आए नहीं, 1947 तक आप रहे जरूर, लेकिन हमारा इतिहास आपके पास इतने दिनों का कैसे है? क्या किया आपने? रेणु जी ने जिसका उल्लेख किया कि किताबें बचाते हुए हमारी कितनी मुश्किल होती थी, वो किताबें गायब कर दी। जिस परियोजना पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरा लोग संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ साझा करूँ इस धरती पर। आपको सबको पता है कि ये पूरा इलाका आपका सेमी बंगाल था। पूर्णिया तो सत्यनाथ भागवती की धरती है और बहुत जुड़ाव था भागलपुर में, रविंद्र गुरुदेव का घर था। तो ये बिहार, हम लोग बंगाली थे 1911 के पहले तक 5। तो हुआ क्या? आनंद मठ जब्त हुआ। तो जब्ती का इतिहास हमारी किताबें हमसे चुरा कर ले जाया है। और जिस शब्द की बात मैं कह रहा हूं, सर रीजनल सेंटर से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है?
बात कर लीजिए। खुद बोलिए। नहीं जरूरी हो तो कर लीजिए बात। बाहर बोलो। तो कुछ बातें में आप जरा सोचें कि 1857 एक संख्या है, लिपि में लिखे तो शब्द हो जाएगा, और शीर्षक है इतिहास और संस्कृति। एक एक शब्द के पीछे इतिहास है, संस्कृति है, और उसे समझने के लिए उस शब्द की परंपरा को, संख्या की परंपरा को भी, रामेर की धरती हमारी। अभी उज्जैन गया था मैं, उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम देखा, जो म्यूजियम बनाया है मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि 54 दिन का क्रैश कोर्स था। पढ़ने वाले कौन थे? कृष्ण, बलराम और सुदामा। संदीपनी मुनि बनारस से गए थे, वहां पर बेटा डूब गया था और लालच था कि इनको पढ़ा देंगे तो मेरे बच्चे को बचा लेंगे। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक स्वार्थ भी था। 54 दिन का क्रैश कोर्स कभी उज्जैन जाए तो देखें। और हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हो कितनी जरूरी है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्ट्रक्चर है। भगवान है ठीक है, राजा के बेटे हैं ठीक है, परिवार से हैं, लेकिन सुई लगाना तो सीख लीजिए। सुई में धागा कैसे लगाते हैं, इसके लिए भी एक दिन था। कपड़ा सीन लीजिए, कविता कैसे पढ़ें, तबला कैसे बजाएं, ये सब था। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी संदीपनी मुनि के आश्रम में फॉलो की जाती थी। और आप जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण पढ़ने नहीं गए होते तो गीता का प्रवचन संभव नहीं था। उनको पता है कि नया कपड़ा पहनने का सुख क्या होता है, क्योंकि कपड़ा बुनने का भी उन्हें शौर दिया गया था उस आश्रम में। और उसी उज्जैन में आप देखें कालिदास हैं यहीं से जाकर, वराह मिहिर है यहीं से जाकर, धन्वंतरी बैठे हैं वहां। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। कैसा कैसा गौरवशाली इतिहास, उसकी कथा कहेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कल रत्नेश्वर जी ने याद दिलाया कि जो लॉर्ड मैकाले थे, जिनकी शिक्षा नीति को हम लोग लंबे समय तक सुनते आए थे, पढ़ा नहीं था हमने। हमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है कि हम अपनी परंपरा से और अपनी स्मृति से पीछा छुड़ाने में तनिक समय नहीं लेते। लॉर्ड मैकाले भारत में शिक्षा व्यवस्था देने के लिए नहीं बुलाए गए थे। लॉर्ड मैकाले इसलिए बुलाए गए थे कि 1 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी का खर्च होता था 2 कॉलेजों पर। एक कॉलेज बनारस में था, एक कॉलेज कलकत्ता में था। वो 1 लाख रुपया उस जमाने में बहुत भारी रकम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्यों खर्च करें, जबकि लोग अंग्रेजी खरीद कर पढ़ने के लिए तैयार ही थे और राजा राम मोहन राय जैसे लोग उनके पक्ष में थे। तो उन्होंने 1 लाख रुपया बचाने के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया, और जो उसने कहा, जो चार्टर बनाया, उसको शिक्षा नीति मान लिया गया। इतना बड़ा झूठ फैलाने में 190 साल तक अंग्रेजों की सरकार ने जो किया, वो भारत के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे काला कहना भी काला का अपमान है। मैं एक प्रसंग की बात चर्चा करके, अगर आपको जरूरत लगी तो फिर बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो मैं कह रहा था कि कैसे इतिहास चुरा लिया जाता है, कैसे शब्द चुरा लिए जाते हैं, कैसे संख्याएं चुरा ली जाती हैं। 1857 चुरा लिया अंग्रेजों ने। 1906 में हमारे मित्र भुवन जी ने बहुत अच्छा लेख लिखा श्याम जी कृष्ण वर्मा पर, जो अभी एक पत्रिका में देखने को मिलेगा आपको। ऑनलाइन तो पत्रिका ही चुकी है, लम्ही। श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम अगर आपने सुना होगा तो जानते होंगे, नहीं तो विद्यार्थी सर्च करें और आगे आने वाले भुवन जी के लेख को पढ़ें। लंदन आप जाएंगे तो इंडिया हाउस है, अभी भी है, मैं गया था वहां पर। श्याम जी कृष्ण वर्मा कई रियासतों के प्रधानमंत्री रहे, महाराष्ट्र में और गुजरात में, और उसके पहले तो
प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में, उनका अद्भुत इतिहास है। उन्होंने उस जमाने में 18,000 रुपये से 18,000 पाउंड से इंडिया हाउस बनाया था। इसलिए बनाया था कि भारत से जो विद्यार्थी लंदन में पढ़ने आए उनको रहने में खाने पीने कोई दिक्कत ना हो। और आप देखें कि इंडिया हाउस बनने के बाद क्या क्या हुआ, कौन नहीं गया उसमें। विनायक दामोदर सावरकर गए, मदनलाल धिंगड़ा गए, तमाम लोग। भारत का क्रांतिकारी इतिहास अगर ब्रिटेन का देखना हो तो इंडिया हाउस का इतिहास आपको देखना होगा। वहीं बैठकर जब 1857 के बाद 50 साल बीत चुके थे तो विनायक दामोदर सावरकर, तब ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग में हुआ करती थी, जाते थे रोज पढ़ने के लिए। एक दिन उन्हें एक किताब मिली। सावरकर को ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक किताब मिली और उस किताब ने उनकी आंख खोल दी। और उस आंख खोलने का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 1857 के स्वातंत्र समर पर एक किताब लिखी। 1857 का जो स्वातंत्र समर है सावरकर का, एक ऐसी किताब है जो आगे आने वाले 40 सालों तक, ये 1906-7 की बात है, ये 1947 तक की किताब जब्त रही। कई भाषाओं में अनुवाद है, सभी अनुवाद। और आप याद करें कि हिंद स्वराज भी उसी समय प्रतिबंधित हुई। हिंद स्वराज के साथ भी वही हुआ जो भारत के स्वातंत्र समर के साथ हुआ। सावरकर ने, आप, मेरा निवेदन है कि सारे रिसर्च स्कॉलर जो अगर हैं तो, या हम अध्यापक, ये पढ़वाएं अपने विद्यार्थियों से। उस किताब में क्या है मैंने बाद में बात करूंगा। लेकिन उसी लंदन में 1848 में, और एक चीज और, अगर हिंदी के विद्यार्थी शायद कम हो यहाँ पर, आपको पता होगा कि हिंदी में एक बहस चलती है, रामविलास शर्मा वर्सेज नामवर। रामविलास शर्मा ने नवजागरण की अवधारणा दी और नवजागरण की अवधारणा देते हुए रामविलास जी ने ये कहा कि जो हमारा नवजागरण है, हिंदी नवजागरण, उसका पहला चरण है 1857, दूसरा चरण है भारतेंदु युग, तीसरा चरण है द्विवेदी युग और चौथा चरण है निराला। नामवर जी ने कहा कि ये जो वर्गीकरण है, ये जो चरण है नवजागरण के, वो ठीक नहीं है, इसलिए कि स्वयं भारतेंदु और भारतेंदु युग के सभी लेखकों के यहां 1857 का जिक्र ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे चुरा लिया गया वो शब्द। खैर, उस पर मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा। लेकिन 1857 का जो पहला उल्लेख है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अर्नेस्ट जोन्स एक कवि का नाम है। 1848 में ब्रिटेन में एक चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ था, जो वो चार्टिस्ट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसे कार्ल मार्क्स भी जुड़े थे, लेबर पार्टी का समर्थन था उसे। और उस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत जो हमारे लिए थी कि वह कहता था कि ब्रिटेन को अपनी सभी उपनिवेशों को आजाद कर देना चाहिए। और ये मानते थे चार्टिस्ट नेता कि दुनिया के देशों को गुलाम बनाए रखना ब्रिटेन को बहुत पीछे ले जाएगा। ये हमारे लिए अपमान का विषय है, कलंक है। उसी चार्टिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े नेता थे अर्नेस्ट जोन्स, कवि भी थे। उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि वे भारत को आजाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में बोलते थे, लिखते थे। 1848 में उन्हें लंदन की जेल में बंद कर दिया गया। 2 साल तक उस जेल में बंद रहे और वैसे ही रहे जैसे सेलर जेल में सावरकर का कमरा अगर आपने देखा होगा तो याद करिए, बगल में फांसी भी दी जाती थी कि जाने की फांसी कैसे और सुनाई पड़े उनको। 11 सालों से यातना शिविर में रहे।
ठीक वैसे ही अर्नेस्ट जोन्स का साथ 1848 में अंग्रेजों ने किया, जबकि वो थे तो जर्मन मूल के, लेकिन ब्रिटिश नागरिक थे। 1848 में अर्नेस्ट जोन्स ने कविता लिखी जेल में रहते हुए, कागज कलम नहीं था, दीवार पर वैसे ही जैसे सावरकर ने लिखी। और कविता में पढ़ रहा हूं, उस कविता का शीर्षक था न्यू वर्ल्ड। जब जेल से बाहर निकले तो न्यू वर्ल्ड नाम से उन्होंने प्रकाशित किया। वह कविता क्या है जरा देखिए। अनुवाद है हिंदी में, आप कहेंगे तो अंग्रेजी में मैं पढ़ लूंगा। विजयी प्रलय 1857 अभी होना है, हुआ नहीं है। विजयी प्रलय सैकड़ों उच्च शिखरों से महान वेग से बढ़ता चला आता है। जनता के स्वत्वों का भीषण महोग और सिपाही सैनिक जागृत होकर दल के दल अंततः स्मरण कर उठते हैं कि उनकी भी एक पितृभूमि है। फिर तो भागते नजर आते हैं लालची जज, विलासी सरदार और वे कंगाल अंग्रेज जो वहां नवाब बन गए। महाजनी अत्याचार और व्यापारी घमंड सब भागते नजर आते हैं और छा जाते हैं समस्त देश में स्वतंत्रता के विस्फोट में घोष। लंबी कविता है। न्यू वर्ल्ड, आप जरा सोचें, अर्नेस्ट जोन्स को जब मैं याद करता हूं और इनकी पूरी कविता का अनुवाद भी मैं कर रहा हूं, पर एक किताब भी मैं तैयार कर रहा हूं। भारत की स्वाधीनता आंदोलन को 1857 को समझने के लिए अर्नेस्ट जोन्स गोमुख, कोई ज्योतिषी नहीं थे। विनायक दामोदर सावरकर ज्योतिषी नहीं थे। कार्ल मार्क्स, आपको याद होगा, 1857 में लंदन में बैठकर न्यूयॉर्क के अखबार के लिए 1857 की रिपोर्टिंग करते थे। अंग्रेजों ने 1857 के बाद आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह टेक ओवर किया विक्टोरिया ने और कहा कि आई विल टेक ओवर एंड आई विल केयर, मतलब हम बहुत, ये सब हुआ। लेकिन साथ साथ क्या हुआ? अनुमान है कि 1861 तक तब के भारत की बात मैं कर रहा हूं, 1/3 जनसंख्या कम हो। भारत भारती अगर आपने पढ़ा होगा मैथिली शरण गुप्त की, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। आपके बगल में बरबीघा में 1916 में, मुझे याद दिलाइएगा मैंने कहाँ बात खत्म की थी, एक नई बात शुरू कर रहा हूं। एक नाटक हो रहा था, 1916 की बात बता रहा हूं, भारत भारती से बाद। नाटक ऐसा था कि किसी ने खबर कर दी गांव के आदमी ने कि तो राजद्रोही ये नाटक है। नाटक में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे उसमें एक श्री बाबू भी थे, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। सबको गिरफ्तार कर लिया गया और ये मामला इतना आगे बढ़ा कि वो फाइल वाइसराय तक गई। बिहार गवर्नमेंट का आर्काइव ने प्रोस्क्राइब्ड राइटिंग पर 3 वॉल्यूम तैयार किया है, उसमें ये डिबेट है। वो नाटक था भारतेंदु। अब समस्या ये आई कि भारतेंदु के नाटक को तो जब्त नहीं किया गया था, लेकिन भारतेंदु के नाटक का मंचन कैसे जब्त किया जाए? वो फाइल लंबे समय तक 7 साल तक वो मामला चला है। अंत में वायसराय के यहाँ फाइल गई, वायसराय ने कमेंट किया, वो बहुत मानीखेज है कि अब चूंकि भारतेंदु है नहीं और भारतेंदु चूंकि विक्टोरिया महारानी के प्रशंसक थे, इसलिए अब उनकी रचना को प्रतिबंध करने कोई मतलब नहीं। प्रतिबंध की कानून लंबा अध्याय हो जाएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं।
अर्नेस्ट जोन ने, मैं भारत भारती की बात में कर रहा था, भारत भारती हिंदी की ऐसी कविता है, महाकाव्य है वो तो, कि जब अंग्रेज अधिकारी स्कूल में इंस्पेक्टर आते थे बिहार और यूपी में, तो जो विरोधी प्रवृत्ति के बच्चे होते थे वो भारत भारती गाते थे, भारत भारती की पंक्तियां, और सरकारी स्कूल इंस्पेक्टर भाग जाते थे। इसलिए भारत भारती को जब्त किया गया। जब्त क्यों नहीं किया जाता? भारत भारती में लिखा हो ऐसी किताब है अकेली हिंदी में जिसमें फुटनोट्स हैं। आप जैसे कह रहे थे रेफरेंसेज हैं, कोई किताब नहीं है, न रामचरितमानस में रेफरेंस है, न पद्मावत में रेफरेंस है, न प्रिय प्रवास में है, न कुरुक्षेत्र में रेफरेंस भारत भारती में है। लिखा है कि 1891 से लेकर 1900 ईस्वी, याद करिए साल, 1891 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच भारत में इतने लोग मारे गए हैं या मर गए हैं जितना अब तक दुनिया के सभी युद्धों में नहीं मरे थे। कैसे मरे हैं? भूख से, अकाल से, फांसी से। फांसी पर 1861 की बात में कह रहा था, अमरीश मिश्र ने किताब जो लिखी, अमरीश इतिहास के ये जानते हैं भुवन जी, उन्होंने बताया कि 1861 में 1/3 आबादी इसलिए कम हो गई, उसका प्रमाण तब है जब चांद का फांसी अंक पढ़े जो जब्त हुआ 1928 में। चांद के फांसी अंक में एक अंग्रेज अधिकारी का पत्र प्रकाशित है जो बनारस से प्रयागराज आज का जा रहा था स्टीमर से। कह रहा है कि मैंने देखा लोगों को और मैंने गोली चलाई, लोग एक करके गिर रहे थे और मुझे बहुत आनंद आ रहा था। आरा में, कानपुर में, आपके पूर्णिया में, और उसके पहले जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहूँगा, जिसकी छाया मैला आंचल में आपको बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगी, संथालों का विद्रोह, निलहे किसानों का विद्रोह। 1857 पहला विद्रोह नहीं था, इस धरती ने ये प्रयोग किया था, यही इलाका जो है। और क्या हुआ? 44,000, भुवन जी करेक्ट करेंगे मुझे, 44,000 डाटा है सरकारी कि संथाल किसान मारे थे। और क्या संथालों ने उसके खिलाफ कोई गीत नहीं लिखे? 44,000 छोटी संख्या नहीं होती है। संथाल विद्रोह कब का है? संथाल रिबेलियन 1857 के पहले 44,000 लोग मारे गए। कैसे मारे गए और क्या हुआ? उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, सीधो कानून, फांसी पर खुलेआम लटकाया गया। उसके पहले ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाने का पहला प्रयोग भी किया भागलपुर में, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है, तिलका मांझी। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू और उनके साथ 2 लोग और फांसी पर खुलेआम लटकाए। लोग देखे और डरे। 1857 के बाद 1/3 आबादी तत्कालीन हिंदुस्तान की फांसी पर लटक के मर गए। लिख नहीं सकते थे, नाम नहीं ले सकते। 1857 का नाम लिया तो 50 साल बाद जब सावरकर के साथ ये हुआ, तो 1857 के बाद क्या हुआ? एक दिलचस्प बात आप जान लें, पयामे आज़ादी जो अखबार था दिल्ली से निकलता था, पयामे आज़ादी के संपादक के साथ क्या हुआ? पयामे आज़ादी में ही 1857 के का कौमी गीत प्रकाशित हुआ था। उसकी एक फाइल, वो भी मुझे पूरी नहीं मिली, सिर्फ ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, 4 पन्ना फोटो करने दिया। सुअर की चर्बी, मुसलमान थे, सुअर की चर्बी लपेटी गई, फांसी पर लटकाया गया और जला दिया गया उसी दिल्ली में। और क्या किया गया? पयामे आज़ादी के अंक हिंदी, उर्दू और मराठी 3 भाषाओं में पयामे आज़ादी निकलता था। आप सोचिए, 1857 की बात मैं कर रहा हूं। क्या आवाज देखिए, राजेश जी थोड़ा पानी मेरे पास 10 मिनट 5 मिनट बात खत्म कर रहे हैं। करिए ना।
वो गए हैं कल। भारतेंदु के यहाँ अंधेर नगरी में एक फांसी का फंदा है। आप याद करिए 1857 पर नहीं लिख सकते थे भारतेंदु। भारतेंदु युग के तमाम लेखक भगवान दास माहौर नाम के एक व्यक्ति हैं जो पहले ऐसे रिसर्चर थे जिन्होंने मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं पुराने जमाने का क्या बोलिए ना, सीरियसली बोलिए। बोला नहीं जाता क्या है? ले जाना चाहिए। खैर लेकिन बोल के आए तो मान लिया। 1/3 आबादी फांसी पर चढ़ गई। चांद का फांसी अंग देखेंगे तो पता चलेगा कि फांसी कैसे दी जाती थी। और 1857 नाम लेना, 1857 आ गया जुबान पर या कागज पर, ये 1947 तक ऐसा हुआ। आप याद हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं का साहित्य उठाकर देख लीजिए। 1857 से 1947 के बीच में जो ऊपर दिखाई पड़ने वाला जो मुख्य धारा का साहित्य है उसमें 1857 नहीं आएगा। शब्द गायब कर दिया गया, इसलिए कि इतिहास जो हमारा था उस इतिहास में इसके लिए इजाजत नहीं थी। आप जरा सोचें कि जिस ऋण की मैं बात कर रहा था और ऋण जो प्रयोग कर रहे हैं शब्दों का, जो सत्ता शब्द बनाती है, सत्ता का नियंत्रण जिन शब्दों पर होता है उसके समानांतर अपनी शब्द सत्ता, ये संघर्ष लंबे समय से चला है, कोई नई बात नहीं है। मैं अपनी बात के आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ये कोई अंतिम अध्यादेश नहीं है, ये प्रयोग है। शिक्षा हमेशा प्रयोग कर रही है और यह प्रयोग किसी लैब में नहीं बल्कि हम आपके पूरी जनता के बीच का ये प्रयोग है। मुख्य बात यह होती है कि आप अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में व्याख्यायित करते हैं। भारत जैसे इतिहास में, भारत जैसे देश के इतिहास में जो जहां बहुत सारी चीजें आपसे छीन ली गई हैं, चुरा ली गई हैं, गायब कर दी गई। आपको शायद पता हो 15,000 किताबें हिंदी उर्दू की, अभी जो ग्रोसरी बनी, जो इंडेक्सिंग हुई है, वो भी आश्चर्य करेंगे आप जानकर। और उससे भी बड़ा आश्चर्य मैं आपको यह ध्यान दिलाऊं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े इतिहासकार, जिस विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे उसी विश्वविद्यालय के कुलपति थे महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय की दर्जनों रचनाएं प्रतिबंधित। अभ्युदय उन्हीं का मंच था, लगातार जब हुआ हिंदुस्तान उन्होंने शुरू कराया, 6 महीने तक 42 में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों का दमन चक्र नाम से अभी मैंने 3रे वॉल्यूम में उसको प्रकाशित कराया है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करा के। किस तरह से क्या यातनाएं थी स्त्रियों की, ये मालवीय जी ने रिपोर्टिंग की, लिखा है। जेल में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, ये महामना मदन मोहन भी जब ये 32 में लिखा, उसको जब्त कर लिया गया। शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा उसमें किसी भी प्रतिबंधित अखबार का नाम तक नहीं है। ऐसा इतिहास
जिस नवजागरण की बात कर रहा हूं, शुक्ल जी स्वयं कहते थे कि आधुनिकता जो है वो गद्य काल है, उसको पुरस्कर्ता मानते थे भारतेंदु को। हिंदी नई चाल में ढली, और यह भी शुक्ल जी ने लिखा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता कि जीवन की दिशा कुछ और हो और साहित्य की दिशा कुछ और। भारतेंदु ने साहित्य की दिशा को और समाज की और इतिहास की दिशा से जोड़ा। कैसे जोड़ा? नाटकों का नाम याद कर लीजिए ना। भारत दुर्दशा पर किसने लिखा? अंधेर नगरी इस शीर्षक आपको रीतिकाल में नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको आदिकाल में नहीं दिखाई पड़ेगा। देश विषय बना, देश का दुख दर्द विषय बना, ये भारतेंदु ने काम किया। मैं शायद समय का ये हो तो ठीक है। ठीक, बातें बहुत है। हम लोग अध्यापक हैं और आप अधिकांश अध्यापक हैं। श्रोता मिले तो अध्यापक तो दिन भर बोलते रह जाएगा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि भगवान दास माहौर को नाम लिया मैंने। भगवान दास माहौर ने भगत सिंह के साथ काम किया था। वो गोली जो भगत सिंह ने जो बम चलाया, पीछे भगवान दास माहौर खड़े थे। वो लोग खड़े थे कि अगर भगत सिंह से अगर वो मिस फायर हो जाता तो दूसरा बम भगवान दास माहौर का। ऐसे थे। भगवान दास माहौर ने लिखा है कि जालियांवाला बाग, आपको पता है कि जालियांवाला बाग का रक्त तिलक लगाकर भगत सिंह गए थे, बदला लेना है। 1922-23 में आगरा में गुप्त प्रवास में थे वो लोग। तो भगत सिंह, आपको पता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप पे लिखते थे, और उनका सबसे प्रिय विषय था भारतेंदु के नाटक खेलना। वो लीजर के लिए काम करते थे। जैसे आपको पता है कार्ल मार्क्स शेक्सपियर के नाटक खेला करते थे घर में, अपनी बेटियों से उसका आदि करते थे। कई लोग करते हैं, लीजर बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगत सिंह यही करते थे लीजर में भारतेंदु। तो भगवान दास माहौर ने लिखा कि मुझे आश्चर्य होता था कि भारतेंदु जिन पर राजभक्ति का आरोप है, विक्टोरिया बनाने की तारीफ करते हैं, उसे भगत सिंह क्यों पसंद करते हैं। मैंने पूछा नहीं भगत सिंह से कभी। बाद में जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई और मैं शहीद होने से रह गया, और जब मैं हिंदी का अध्यापक बना, रामविलास जी के साथ मैंने पीएचडी की, झांसी में पढ़ाते थे, और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, वही किताब मैं लेकर आया। ये किताब हिंदी साहित्य के लिए उसी तरह से जैसे क्रांतिकारियों के लिए सावरकर की किताब गीता हुआ करती थी। अद्भुत किताब है, बहुत कम लोग जानते हैं हिंदी के भी। जरूरत पड़ेगी तो मैं फोटोकॉपी, अगर कोई दिलचस्पी होगा तो मैं स्कैन करके दे दूंगा। भगवान दास माहौर ने लिखा कि बहुत बाद में मुझे समझ में आया, जब मैंने पूरा पढ़ा, कि भारतेंदु युग के रचनाकारों के लिए राजभक्ति और गांधी युग के रचनाकारों के लिए सत्याग्रह ठीक उसी तरह से थी जिस तरह से हम लोग बोले कि हम लोग बम बनाते थे। क्रांति के दिनों में हम लोग बम बनाते थे। बम दो तरह से बनाते थे। एक बम जिसे तुरंत फोड़ना होता था, उसे धूप में सुखाते थे हम लोग। धूप में सुखाया हुआ बारूद बहुत जल्दी फट जाता है। और एक बम वो बनाते थे जिसका दूरगामी, मतलब भविष्य में बहुत लंबे समय के बाद उपयोग, उसे हम लोग छाया में सुखाते थे। कहा कि जब मैंने भारतेंदु युग को पढ़ा, गांधी युग को पढ़ा, सत्याग्रह युग को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, छायावाद को पढ़ा, तो समझ में आया कि भारतेंदु युग की जो राजभक्ति है और गांधी युग का जो सत्याग्रह है, वो छाया में सुखाया हुआ बारूद है। छाया में सुखा। साहित्य यही काम करता है। इतिहास के लोग यहाँ ज्यादा हैं। कल प्रोफेसर अतुल मिश्र जी कह रहे थे कि इतिहास के लोग कल्पना से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतिहास वालों से ये कहना चाहूँगा कि इतिहास के लोग भी कभी कभी बहुत स्वार्थी होते हैं। जब प्रमाण मिलता है तो साहित्य की
कदर नहीं करते, और जब नहीं मिलता है तो साहित्य के पास आते हैं। सबाल्टर्न वालों ने ये थोड़ी समस्या दूर की है। बहरहाल मैं आप सबको उस धरती को जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग हुए, उस अमृत को प्रणाम करता हूँ और अपनी मौनी अमावस्या में यही मनाता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय इतिहास को आपने अपने वक्तव्य में बखूबी समाहित किया और आज के इस प्रथम तकनीकी सत्र को सार्थकता प्रदान करता हुआ आपका वक्तव्य रहा सर। सर ने बहुत सारी बातें कही। शब्द सचिवालय या कार्यालय में नहीं बल्कि जनता के जीवन संघर्ष में उत्पन्न होता है। बाबा नागार्जुन की चर्चा करते हुए उन्होंने मिथिला की संस्कृति पर भी प्रकाश डाला। भारतीय प्राचीन ज्ञान की जो संस्थाएं हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की चर्चा के साथ ही आपने अपने वक्तव्य में संदीपनी मुनि के आश्रम की भी चर्चा की और आपने कहा कि यदि ये संस्थाएं नष्ट न हुई होती तो भारत की जो संकल्पना है वह एक नवीन रूप में अभी हमें दिखाई देती। सर ने आदि कवि सरहप्पा की चर्चा की और साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रतिबंधित साहित्य की भी चर्चा की। पयामे आज़ादी, चांद के फांसी अंग, भारत भारती और अर्नेस्ट जोन्स और वीर सावरकर की भी सर ने तुलना की। बहुत सारी बातें सर ने कही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्तव्य पथ पर चले रहो, दिनकर की पंक्तियां हैं। कर्तव्य पथ पर चले रहो, आगे हर रीत तुम्हारी होगी। तन घायल हो चाहे कितना, तन घायल चाहे हो कितना, अब हर जीत तुम्हारी होगी, अब हर जीत तुम्हारी होगी। तो हमें ऐसा आशा ही नहीं विश्वास है कि ये इस संगोष्ठी के माध्यम से हम नवीन संकल्पनाओं को स्थापित करेंगे। अब मैं जो हमारे आज के दूसरे वक्ता हैं, जो कि बहुमुखी प्रतिभा से प्रतिष्ठित हैं और रायगंज विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं, सर का मैं संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर बंगला साहित्य के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात हैं। दीपक सर की 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 60 शोध आलेख और 100 से अधिक सेमिनारों में सर ने भाग लिया है। सर को कई पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर दीपक कुमार राय सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय सर। National Seminar on Technical Terminology in the context of NAP 2020 History and Culture, organized by the Commission of Scientific and Technical Terminology, Government of India. On the dais, respected Pradhan Acharya, Purnia College, respected Professor Gajendra Pathak, Department of Hindi, Hyderabad University, and respected audience from various part of Purnia, Bihar, and others university and colleges.
Actually, I want to say about indigenous knowledge system terminology. In India, there are 5 language groups. Number 1, Indo-Aryan language group, Austroasiatic language group, Tibetan, Tibeto-Burman, and Andamanese language group. In India, most important, already sir mentioned, Takshashila, Nalanda, nearest Purnia, once upon a time established Jagatdal Bauddha Mahavihar in Rajshahi or undivided Dinajpur district. Indian religious systems and other most important religious activities I've seen. Indigenous knowledge system in Northeast India are deeply rooted in the region, diverse culture, language, and way of life. The community in the region, including various ethnic groups, especially Northeast India, there are 4 language groups: Indo-Aryan, Dravidian, Austroasiatic, and Tibeto-Burman language group. The name Koshi, most important river. This is the Koshi Basin, which is related with northern Bengal, northern Bangladesh, undivided Purnia, and also included in Nepal. This is the historical background. There are so many river lore, Koshi, Mahananda, Tista, Torsha, Shankosh, Brahmaputra, etc., etc. There are so many knowledge systems, not only river name, but also place name. Those systems encompass the wide range of practice related to agriculture, governance, spirituality, and environmental conversation. Each indigenous groups has its own vocabulary and terminology to describe the environment, social organization, and spiritual belief, reflecting their intimate connection with nature. This is the most important. Hence, there's some example I want to mention. Indigenous vocabulary knowledge system of Northeast India. Indigenous technical knowledge refer to knowledge about the local environment that is produced, held, used by indigenous peoples and communities. Complex issues remain political, ethical, epistemological, methodological, and ontological regarding how indigenous technical knowledge should be defined, accessed, and handled, and how it may be brought into conversation with science. With technical knowledge system is commonly defined as being ontologically and epistemologically distinct from Western scientific knowledge. Many assumed difference have been questioned as science itself has been exposed as situated and performative. Language, a powerful medium of communication. And every language actually knowledge-based. Words express the literal meaning by making them understand semiotic meaning. They also make them understand the meaning different from
it in the form of connotative meaning and cascading. In the different contexts, they can also give the impression of purpose and also the cascade. But basically, they are signifying the meaning. That is why words have the power to convey meaning. What is very important? What is very important unit of a language? The abundance of words is a particular language proof its ability to express more meaning. The words themselves convey general and technical meaning. Words do not contain any technical aspect or common word. There is no need to clarify anything about them. The speciality can be, we can say that they can easily identify it. Common words are basically related to concrete object, condition, or states are used in common day-to-day dealings like school, children, pen, books, etc. The common words. But technical words are supposed to express specific meaning. In them, it is necessary to consider them in detail. For the understanding of the meaning of the technical words, it is expressed to pay proper attention to the related definition or interpretation. Random House has given the definition of term in those words. A word of praise or praise used in a definite to precise sense in some particular subject, such as science or art, a technical impression. We know about terminology. Dr. Gopal Sharma has written Art of Translation, Some Thought, already mentioned. A technical word is a word which is used in a certain sense in a particular field of knowledge and the meaning of which has been fixed by a definition. Gopal Sharma already mentioned. On the other hand, Mahendra Chaturvedi, a renowned scholar, says that technical terms have two qualities. Assigned meaning. Number one, assigned meaning. Number two, mutual exclusiveness. This is the most important for the terminology. The technical term of those that are not related, to general linguistics practice, but to different area of knowledge. And for each area, the meaning boundary is fixed to present the context in a formal way so that they can be precisely defined. Wording is an independent, meaningful, and very important unit of language. There is no difference between general and technical terms on the basis of the process of creation of word. But the difference of uses established different in words, some specific and different form of technical words, give them a characteristics in comparison to general word. The basic difference between general and technical word is actually
at the level of semantic structure. The meaning of word in the language is accomplished by word power, Obhidha, Lakhana, and Benjana. In Sanskrit grammar, Panini grammar, or Sanskrit literature. The meaning, the one can use the word in his own language with reference to those meaning according to the purpose and point of view. In particular, the figurative use of word in literature gives it a specially gives it a, while the technical word has been quality, that the predicate gives the same meaning in the context of particular subject. We do not get the same meaning in any other place. Technical words are sculpture related. There is a certainty and subtlety in the meaning expressed of them. The types of specificity, technical terminology term gives them a defined identity from the general word at the level of meaning. We want to identify abnormality, definability. Another, there's a possibility of expression of meaning, context of knowledge specific term, technical meaning, and this meaning is determined in the context of particular subject area. Non-replacement, one of the most important part, means that is only one defined synonym can be kept for the technical term of a particular field of knowledge. Difficulty, on the other hand, difficulty prevail in some technical term. Their meaning is mysterious. On the other hand, subjective or conceptual language. For the development of each subject, there is a need for the development of such technical term in which thought and feelings can be expressed with full capacity. We know there is technical term, one of the part of semiotic stereotype. There are also stereotype in the specific meaning. The relationship between a technical word and the meaning of the particular word gradually becomes stereotype through continuous use and practices. Actually, the indigenous knowledge system in India, they are intricately tied to the land, spiritual beliefs, and the environment. The vocabulary of those systems is not just a meanings of communication, but also a reflection of a community's relationship with nature and the cosmos through oral tradition, rituals, and daily practices. Those indigenous groups preserve their vast body of knowledge that is essential for sustainable living in their unique ecological context. Those systems continue to be important today, especially in the face of modern
challenges like climate changes and environmental degradation. And understanding those language and knowledge system is vital for both cultural and environmental conversation. Our India basically based on Indo-Aryan languages. Indo-Aryan influence in Dravidian language, not only that, Indo-Aryan influence in Tibeto-Burman language. We have seen name of Dibrugarh. Dibrugarh actually derived from Daibrugarh. Dai means pani, water. Bru, that is abrito, from Sanskrit formation. After that, Daibrugarh. After that, Dibrugarh. This is the place name, history of place name. So many place name of Northeast India based on Indo-Aryan languages. So Indian culture based on Sanskrit. Our Sanskriti based on Indian nationality, Indian culture, Sanskrit based. We want to mention our terminology, technical terminology, our educational terminology based on Indian nationality and Indian knowledge system. This is the one of the most important way to find out our technical term. Duradarshan, this popular term, all over India already accepted. Not only Hindi, Bengali, Odia, Assamese, but also Santali and other tribal languages. So we want to mention, we want to include our traditional indigenous knowledge system which came from our Indian heritage, Nalanda, Takshashila and other tradition. Indian rich heritage. We can mention our Indian knowledge. Not only that, our folk level, our folk literature, that is oral literature. So many indigenous knowledge system. We can acquire this knowledge system. After that, we can find out our terminological conception. Thank you to all. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत सारी बातें कही और सर ने बताया कि भारत में 5 भारतीय भाषा समूह हैं। अपने वक्तव्य में सर ने तक्षशिला, नालंदा और जगदल बंधु विहार की चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में संस्कृति भाषाओं में समाहित है। कोसी नदी बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल से अंतर संबंधित है। नदी केवल पानी का स्रोत या नदियां ही नहीं है बल्कि संस्कृति का प्रतीक है। भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है और प्रत्येक भाषा में सभ्यता एवं संस्कृति समाहित है। अपने वक्तव्य में सर ने मौखिक ज्ञान परंपरा की भी चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि तकनीकी शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सर ने शब्द को भाषा का प्रमुख अंग बतलाया और शब्द शक्तियाँ जो भाषा की अभिन्न अंग हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की भी उन्होंने चर्चा की। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में चुनौतियाँ का भी सर ने अपने वक्तव्य में जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉलेज को समर्पित करना चाह रहे हैं। इस बीच हमारे जो आज के वक्ता हैं प्रोफेसर
गजेंद्र पाठक सर वो पूर्णिया महाविद्यालय परिवार को अपनी एक अप्रतिम पुस्तक भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगी कि वे रेणु का जनपद पुस्तक का नाम है, जो वास्तव में हम सभी के लिए रेणु, जिसके माध्यम से पूर्णिया जाना जाता है और पूर्णिया के माध्यम से बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस बहुमूल्य विरासत के लिए, क्योंकि एक लेखक की सबसे अप्रतिम वस्तु उसकी लेखनी ही होती है और उसके शब्द ही। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। ऐसे ही हमारे मंच पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे, अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे मंचस्थ विद्वज्जनों का पुनः स्वागत। और अध्यक्षीय अभिभाषण के लिए मैं पूर्णिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शंभूलाल वर्मा सर से आग्रह करती हूँ कि वे आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय सर। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूं अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में। मैं फिर से अभिनंदन करता हूं आज के दिन के सत्र के लिए, जो हमारे दो प्रमुख आकर्षण हैं। एक हमारे रायगंज विश्वविद्यालय से आए वहाँ के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार राय जी हैं, जो कि जैसा कि बताया गया, अंकिता जी ने बताया आपको कि ये बंगला साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी हैं। मैं आप लोगों के लिए, जो बाहर से खासतौर पर लोग आए हैं, हमारे जो बंधु मित्र हैं वो लोग सब जानते ही हैं, उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि इनका आना हमारे लिए कुछ बातें खोलती है। वो ये है कि ये वही जगह है जहां सतीनाथ भादुड़ी ने अपने उपन्यासों, अपने कथा साहित्य, महत्वपूर्ण कथा साहित्य की रचना की। और सतीनाथ भादुड़ी का नाम बंगला साहित्य वाले लोग तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हिंदी साहित्य वाले भी जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जब सतीनाथ भादुड़ी यहाँ लिख रहे थे तो बंगाल में जो बैठे लोग थे, जो आलोचक, जिनकी बात सर अभी कभी कभी कोई बातों में आई, इनकी बातों में भी दूसरे प्रसंग में, तो आलोचक लोग तो मठाधीश होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिहार में ये बिहारी कहीं बंगाली साहित्यकार होता है। तो इस तरह से इनको इग्नोर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये वही सतीनाथ भादुड़ी हैं जिन्हें कि बंगला साहित्य ने न सिर्फ स्वीकार किया, लेकिन बल्कि प्रथम रविंद्र पुरस्कार जो है यदि दिया गया, प्रथम रविंद्र पुरस्कार, तो वो सतीनाथ भादुड़ी को, सतीनाथ भादुड़ी हमारी धरोहर हैं। यह एक तो खुशी की बात है, थोड़ी प्रसन्नता की बात है कि भट्टा दुर्गाबाड़ी के पास जो इनका मकान है, उस लेन का नाम जो है सतीनाथ भादुड़ी लेन रख दिया गया है। लेकिन किसी दूसरे ने नहीं रखा, यहाँ के स्थानीय लोगों ने रखा है। दुख की बात यह है कि सरकार को इनके भवन को संरक्षित करना चाहिए था, सुरक्षित करना चाहिए था, रखना चाहिए था।
चाहे उनकी तो अपने कोई थे नहीं, शादी ही नहीं किए थे, तो लेकिन भतीजे या जो भी होंगे उनको कुछ मुआवजा दे के भी सही, उनको समझा बुझा के भी जो है सरकार को ले लेना चाहिए था उसको। और खादी भंडार जो देख रहे हैं कि खादी का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है यहाँ, बस उसी के बगल में इनका घर है। तो आज जो है वो बुरा नहीं मानेंगे कि व्यावसायिक लोगों के ने खरीद लिया है इसे। एक मारवाड़ी परिवार है, वकील है, नामी वकील है, उन्होंने पूरी संपत्ति को कई बागियों ने मिलकर खरीद लिया है। तो ये उनकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी सरकार की है। तो ऐसी चीज़ों को संरक्षित रहना चाहिए। जिसको सत्यनाथ भादुड़ी को देखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि त्रिपुरा का जो राज्यपाल श्रीमान त्रिपुरा के तत्कालीन राज्यपाल जो है यहाँ आए थे। जब मैं गया यहाँ, जितेंद्र वर्मा हैं, उन्होंने कहा कि भाई इच्छा जताई कि जितेंद्र वर्मा हिंदी विभाग में सर यहाँ स्नातकोत्तर में, तो उन्होंने इच्छा जताई कि सर जो आप तो इन चीज़ों से संबंधित रहे हैं, कविताएं भी करते हैं, तो अब जरा सर सत्यनाथ भादुड़ी हम चलिए ले चलते हैं। तो मैं ले गया और उस आदमी से मिलाया, उस व्यक्ति से। तो महिला जो है बोले कि भैया आइए ना, आइए। मैंने कहा नहीं दीदी हो गया। तो नहीं ये कैसे होगा, ये तो कहीं होगा, आप आए हैं तो हमारे यहाँ तो बैठिए, चाय पी के जाइएगा। तो उन्होंने दिखाया वो घर मैंने बाहर से ही कि ये ऐसा है, ये तो ये ऐसा हो गया है, और उसमें तो बड़ा सी बिल्डिंग बन गया है, लेकिन जो और बाकी चीज़ें हैं पड़ी हुई हैं। तो हमने कहा कि मैं जब आया था तो अंदर में जाकर देखा था, तो उनका जो है बहुत चीज़ें जो है, मेज जिस पर बैठ के लिखते थे या चौकी वोकी ये सब थी, तो हमने देखा था। लेकिन वो सब तो कहा कि वो भी दूसरा पार्टी खरीद लिया है, इन्हीं का कोई रिश्तेदार है। तो ये स्थिति है जिसको धरोहर होनी चाहिए थी, वो धरोहर नहीं है। जो त्रिपुरा का राज्यपाल जो है, मैंने कह रहा है, उस समय मिलने के लिए आए, और सर दिक्कत ये है कि बेचारे आए तो वही का स्थानीय लोगों से बोले कि हाँ यही तो है, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, तो देख कर चले गए। तो ये सत्यनाथ भादुड़ी हैं, ये वही जगह है जहाँ ये जानते हैं, क्योंकि बांग्ला साहित्य के ही श्रीमान हैं। तो केदारनाथ मुखोपाध्याय उर्फ दादा मोशाय, ये भी यहीं अपनी बेटी के यहाँ रहते थे, कालीबाड़ी चौक पर उनका आवास था। तो उन्होंने भी कई रचनाएं की हैं, खास करके सत्यनाथ भादुड़ी का तो जान रहे हैं कि जागोरी, जिसका कि द विजिल अनुवाद भी हमारे ही साहित्यकार ने यही के, जैसा अभी पाठक जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि पाठक जी जिन बातें कर रहे हैं, जिस संपदा की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो है उसी में एक मधुकर गंगाधर भी हैं। और मधुकर गंगाधर हमारे लिए गर्व की बात है कि वो वही हैं जिन्होंने उनका अनुवाद भी किया है, सत्यनाथ भादुड़ी का अनुवाद भी किया है। तो द विजिल और लिली रे भी यही की हैं, मैथिली की बहुत अच्छी साहित्यकार रही हैं मैथिली की। लिली रे हिंदी में भी लिखती थी, लेकिन मैथिली के मूलतः हैं। तो लिली रे ने द विजिल का भी अनुवाद किया, द जागोरी, और उन्होंने ढोड़ाई चरितमानस का किया मधुकर आनंद ने। ढोड़ाई चरितमानस बांग्ला में है, मूलतः लिखा हुआ, दोनों किताबें बांग्ला में हैं, तो उन्होंने अनुवाद किया ढोड़ाई चरितमानस। ये सत्यनाथ भादुड़ी, मैं जानबूझ के ये बात कर रहा हूँ, चूंकि ये समझिए कि ये 0 आवर है, शून्य काल है, उसमें मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही सत्यनाथ भादुड़ी हैं जिनका उपन्यास जो ढोड़ाई चरितमानस एक औपन्यासिक महाकाव्य माना जाता है। ये उपन्यास में जो महाकाव्य होता है, तो ये महाकाव्य के तत्व हैं इसमें। और उन्होंने, जैसे हेनरी फील्डिंग हमारे यहाँ हैं, हेनरी फील्डिंग 18वीं सेंचुरी के जो राइटर हैं, वो जो है टॉम जोन्स में एक पिकारो को जो है, एक आम आदमी को, गली छाप का आदमी को बना देते हैं हीरो। सत्यनाथ भादुड़ी ने अपने औपन्यासिक महाकाव्य में ढोड़ाई नामक व्यक्ति को, जो ततमा था, ततमा टोली है, उनके बगल में ततमा टोली है, वहीं से संपर्क था उनका, तो ततमा को जो है, एक ततमा को उसमें नायक बना के पेश किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ औपन्यासिक महाकाव्य है यह, और ये स्मरणीय है। और ऐसी अपने धरोहर के प्रति हमें गर्व है, दुनिया को है। हमें गर्व इस बात का भी है, उस दिन चूंकि भाई चांदला साहब को जल्दी निकलना था, तो ये सारी बातें मैं नहीं कह सका। मेरे मन में कुछ उठ रहा था कि मेरी अपनी बात तो कहनी चाहिए।
ये वही जगह है जहां आप नाम सुनते होंगे, कभी इधर के लोग जाते होंगे तो हाटे बाजारे एक्सप्रेस से। आप कभी ने सोचा कि हाटे बाजारे एक्सप्रेस इसका नाम क्यों पड़ा? ये हाटे बाजारे बनफूल की कृति है, उपन्यास है। बलाय चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ बनफूल ये मनिहारी में रहते थे, डॉक्टर थे पेशे से, और वहां की जो चीजों को जो उन्होंने देखा उसको जो है दर्ज किया, उन्होंने लिखा। ममता बनर्जी जी जब रेल मिनिस्टर थी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसी साहित्यिक समझ बंगाल में लोगों को होती है। हमारा भी एक रेणु एक्सप्रेस चल जाता तो अच्छा रहता है। तो यहाँ रेणु एक्सप्रेस नहीं चल के अर्चना एक्सप्रेस, तो ये ठीक है, वो सब भी ठीक है, लेकिन रेणु एक्सप्रेस भी चलना चाहिए, द्विज एक्सप्रेस भी चलना चाहिए, ये सब भी एक्सप्रेस चलना चाहिए। और गीतांजलि चलता है बंगाल से, गीतांजलि आप जानते हैं, गीतांजलि चलता है। हाटे बाजारी एक्सप्रेस भी चलता है, और मैं हाटे बाजारी एक्सप्रेस जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, सुकून आता है। मैं कह रहा हूँ कि कोई कहता कि आप इससे चले जाइए चित्तौपुर से, हमने कहा नहीं मैं हाटे बाजार से जाऊंगा, तो कटिहार भी जाके हो सकता है पकड़ना पड़े आपको, हमको पकड़ना पड़े तो पकड़ना पड़े, लेकिन हाटे बाजार से जाऊंगा। क्यों कि मुझे आनंद आता है इस बात को। मुझे लगता है कि ये जो है हाटे बाजार एक्सप्रेस से मैं जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बनफूल मेरे दिमाग में है। तो ये वह जगह है, ये बांग्ला साहित्यकारों। ये आपको और मैं बता दूं, यहाँ यदि उर्दू के लोग बैठे हुए होंगे कई कोई, तो यह वफा मलिकपुरी की जगह है। वफा मलिकपुरी, राष्ट्रीय स्तर पर वफा मलिकपुरी एक शायर के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप यदि गूगल में आप तलाशिएगा, ठीक है, वफा मलिकपुरी, तो ये उनकी भी जगह है। वो भी बाहर से आए थे, इसमें ज्यादातर लोग हैं बाहर से आके यहाँ रहे, लेकिन इसको अपनी कर्मभूमि ऐसा माना कि वो जन्मभूमि से भी ज्यादा समझिए कि वो जुड़ाव था। तो ये हम उस जगह पर हम श्रीमान का जो है माननीय कुलपति दीपक कुमार राय जी का जो है स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ गजेंद्र जी का, कि जो बहुत ही ये भी इनके बारे में बता दूं, इनसे मैंने मिला तो कहा कि सर आपको देख के मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। तक क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर आप तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में हैं तो अपने ही घर के लोग। कल भी मैंने कहा था कि बाहर चले गए हैं अपने ही लोग और फिर बाहर से आए हैं, तो हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। ये बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे लोग बाहर हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, वो यदि वापस आते हैं घर में तो घर वापसी जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये वही जगह हैदराबाद विश्वविद्यालय में है जहां अपने ही जगह के सुभाष कुमार, जानते हैं सर, तो मैंने पूछा था डॉक्टर सुभाष कुमार सर आपके यहाँ थे, हैं डॉक्टर सुभाष कुमार लेखक हैं, अच्छे मतलब आलोचक कहेंगे, कवि आलोचक दोनों ही हैं। तो मैं जानता हूं डॉक्टर सुभाष कुमार को। मैं जब गया था हैदराबाद, जब रिसर्च कर रहा था, तो सिनिक जी ने, सुनील सिंह ने कहा कि अरे सुभाष से नहीं मिलो, सुभाष से कौन सुभाष? अरे डॉक्टर सुभाष छे ना, वहीं तो रहे छे, है ना। तो हम ये सुभाष कुमार, और बाद में हमारे अपने जो कहिए कि नए टीचर थे, जब मैं ज्वाइन किया था BN कॉलेज में, तो नए टीचर थे और दोस्त बन गए और आज भी दोस्ती है। मैंने फेसबुक पर बराबर लिखते हैं शंभू जी करके। गोपेश्वर सिंह भी जो है हैदराबाद विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। बाद में वो दिल्ली विश्वविद्यालय चले गए, पहले पटना विश्वविद्यालय में थे। तो ऐसे धरोहर को यहाँ पाकर मेरा मन, क्या मैं बताऊं कि इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूं। बल्कि एक सेमिनार यदि करवा के भी यदि संतुष्ट हुआ जा सकता है तो मैं इस सेमिनार से मैं बहुत कुछ संतुष्ट हूँ कि अब होगा तो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट हूँ। ये ऐसे इन्होंने दोनों ने अच्छे ऐसे जो विचार व्यक्त किए, मैं कहना चाहता हूँ उसमें कि सर का तो मैं एक मिनट जरा सा भी कोई इधर उधर होना नहीं चाह रहा था कि जरा जैसे डिस्टर्बेंस भी जो हुआ तो मैंने कहा भाई हट, जल्दी से जाके कहिए उनको। इन्होंने जो बातें कही कुछ तो स्मरणीय रहेंगी आपको हमेशा के लिए। जैसे बाबा नागार्जुन वाली जो बात कही, कहते नष्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो संरक्षित रहेगा। ये कोसी वाली बात कही, सुरेंद्र सिंह की कोसी पर कई कविताएं हैं और बहुत अच्छी। वो जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि
वैसा तो मैंने कभी कोसी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही जानता था कि कोसी अभिशाप है, ब्रह्मपुत्र अभिशाप है। लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र सिंह की कविताओं को आप पढ़ेंगे और कोसी पर, कोसी का कौमार्ज और जो है उगाए हैं डैने और ये कई कविताएं हैं रचते गढ़ते में, तो रचते गढ़ते में आप पढ़ेंगे तो आप लगेगा कि भाई हम किस जगह पर हैं और हम क्या समझ रहे हैं इस जगह को। तो सर ने जो बात कही नागार्जुन वाली बात, बाबा नागार्जुन से मैं भी उनका सानिध्य प्राप्त कर चुका हूं, अब नहीं रहे, लेकिन मैं उनको खाना मैंने परोस के खिलाया हूं। अब कहिए कि आप खिलाए थे, मैं नहीं खिलाया था। सुरेंद्र सिंह के यहाँ आते थे, ठहरते थे, हरिहर प्रसाद थे कथाकार, उनके यहाँ ठहरते थे। और मैं आपकी तरह यंग था तो मेरा काम था कि भाई MA PhD कर रहा था, तो भाई शंभू यंग कवि है, यही उनके साथ रहेगा। तो बाबा का जो है से बात करना, उनका जो है ये उठा के देना, उठा देना, आप क्या करते हैं, हम करके बोलते थे, ऐसे करके हाँपते थे, दमा के मरीज थे। तो बाबा हमको तो हमेशा याद हैं। तो बाबा की वो पंक्तियां जो कही बहुत मार्के की है कि कई भाषाओं में यदि लिख दिए हैं, बांग्ला में भी लिख दिए हैं, मैथिली में भी लिख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो संरक्षित रहेगी। उसी तरह से राजकमल चौधरी यदि मैथिली साहित्य ने उनको जो है शुरू में, माफ करिएगा सर आप तो हिंदी के ही हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि उनको जो है मैथिली साहित्य वालों ने वर्जित कर दिया। क्या ये कोई साहित्यकार है? गंदी बातें लिखता है ये जो है। अरे गंदी बातें क्या, तो लॉरेंस यदि वो गंदे हैं तो D.H. लॉरेंस क्या थे? D.H. लॉरेंस भी तो फ्रैंक थे। फ्रैंकली यदि कोई बात की जाए तो गंदी बात क्या है? उन्होंने जो बातें कही हैं व्यवस्था विरोध में, व्यवस्था के सड़न को जो जिस तरह से दिखाया है और उसके लिए यदि कुछ उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया है, उपयुक्त भाषा शैली का प्रयोग किया है, तो अच्छी बात है। तो राजकमल चौधरी भी यदि मैथिली में बुला दिए जाते हैं तो हिंदी में याद रखे जाएंगे, यदि हिंदी में बुला दिया जाते हैं तो मैथिली में याद रखे जाएंगे, याद तो रखे जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, एक बात और कही थी इन्होंने, ये चार्ल्स अर्नेस्ट चार्ल्स जोन्स, हाँ अर्नेस्ट चार्ल्स जोन्स पूरा नाम है सर। अर्नेस्ट चार्ल्स जोन्स जो है बहुत बड़े, वो एक तरह से मार्क्सिस्ट कहेंगे, हम तो कहेंगे। माने उस दौरान जो है जोन्स की परंपरा के क्रिस्टोफर कॉर्वेल हुए, रैल्फ फॉक्स हुए, ये दोनों इंग्लैंड के थे, दोनों बहुत बड़े आलोचक हैं। सर भी यदि हिंदी साहित्य में भी उनका उपयोग कहीं ना कहीं करते होंगे। और खुशी की बात है ये मैं बता दूं कि ये पूर्णिया कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, ये पता नहीं बहुत लोग नहीं उसको खोल निकालते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ 1992 में आया एक व्याख्याता के रूप में, तो मैं जब लाइब्रेरी में गया तो मुझे यह देख कर कैटलॉग, सर आप हैं सर भी हमारे प्रधानाचार्य हो चुके हैं सर, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, मुझे देख कर आश्चर्य लगा कि क्रिस्टोफर कॉर्वेल का स्टडीज इन अ डाइंग कल्चर और फर्दर स्टडीज इन अ डाइंग कल्चर, रैल्फ फॉक्स का सर वो नोवेल एंड द पीपल, इंग्लिश में सर, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ओरिजिनल है, दोनों ये तीनों किताबें वहाँ उपलब्ध थी। तो मैंने कहा कि भाई तो बड़ा रिच लाइब्रेरी, ये सब किताबें यहाँ है। तो एक श्याम बाबू थे हमारे यहाँ सर, अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा, थोड़ा गर्व महसूस किया, उन्होंने कहा कि हम ही खरीदवाए हैं SP वर्मा जब थे प्रिंसिपल, तो हम ही ने खरीदवाया है इसको। तो उनको लगा कि भाई जब तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ मैं भी कुछ ले लूं, है ना, उसका श्रेय जो है। तो ऐसी जगह है ये। और यहाँ की जो परंपरा है, मैं बता रहा हूँ, एक वो अक्षुण्ण परंपरा है सर। वो आप चूंकि बड़े बड़े लोगों को तो जान रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने लिखा है उनके बारे में भी प्रकाश डालूंगा सर। ये अवसर है, चूंकि आप कुछ है ही, सेशन खत्म हो चुका है। एक बात और मैं बता दूं, मैं भूल नहीं जाऊं कि हिंदी, बांग्ला और उर्दू के बारे में तो मैं बता दिया। हिंदी के बारे में मैं, चूंकि मैं बहुत प्रचलित है इसलिए भूल गया। हिंदी में और तो जो हुए हैं, थोड़ी देर मंच पर है, बात कर रहे हैं। तो हिंदी में सब लोग जानते हैं, द्विजदेनी जी का नाम, जनार्दन
प्रसाद झा द्विवेदी द्विजदेनी जी फारबिसगंज के थे। वही उस स्वतंत्रता आंदोलन के समय में नाटकों की भरमार थी, एक सीरीज था। इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु का नाम तो कौन नहीं जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्लेम्ड है, चर्चित है, कोई बात ही नहीं है, आपको सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा ये चंद्रकिशोर जायसवाल का यदि आप चाहें तो यही पे महबूब खान टोला है, वहाँ उनका घर है। मैं सबको कहा कि मैं आपको ले चलता चंद्रकिशोर जायसवाल के यहाँ, लेकिन जैसे मुझे जानकारी है, क्योंकि डे टू डे जानकारी मुझे रहती है उनकी, तो वो अभी दिल्ली में है। तो चंद्रकिशोर जायसवाल यहीं के हैं, और यहीं से यहाँ से दूर नहीं, थोड़ा नजदीक है, और थोड़ा इलाका को फैलाया जाए, हमारा इलाका इतना कंजूस नहीं बना जाए, थोड़ा फैलाया जाए, तो यहाँ के और बहुत से बड़े साहित्यकार हैं सर। रामधारी सिंह दिवाकर भी हैं सर, इधर के ही हैं सर। रामधारी सिंह दिवाकर तो हम लोग तो बिल्कुल मित्रता जैसी है ना। तो रामधारी सिंह दिवाकर हैं सर। हम जिस राजकमल चौधरी की बात की, महिषी मैं उनका ननिहाल था सर, घर तो दूसरी जगह था, ननिहाल था वहाँ, तो वो रहते थे वहीं ननिहाल में रहते राजकमल चौधरी। और इसके अलावा सर विभूति भूषण जो दरभंगा है ना, बंगला साहित्य का, तो ये पूरा इलाका जो है, जो कोसी, भले कोसी लग रहा हो कि बाहर के लोग समझते हैं अरे तो कहाँ, हम जब आए थे यहाँ ज्वाइन किए थे तो हमको बोला कि ऐसे ही गांव में, मेरा गांव में घर है, मैं ग्रामीण व्यक्ति हूँ, तो गांव में पुलिया होता है, वही आपके लिए स्पॉट होता है बैठने के लिए। आज तो थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन पहले जिसमें वही था। दूसरे गांव में सड़क के किनारे पुलिया था, उस पर मैं शाम का वही वक्त होता था कि जाकर वहाँ बैठे तो एक आदमी ने पूछा कि अरे शंभू है कैसे ना, ठीक है ना, अरे तो पूर्णिया नहीं चल गए नहीं? तो बोले हाँ, इंडिजिनस भाषा की मैं यूज कर रहा हूँ, मगही यूज कर रहा हूँ, पूर्णिया चल गए नहीं ना हो? तो हाँ, तो अच्छा तो पूर्णिया में है, कैसन जगह है? बोलेंगे खराब तो हमने कहा कि ना जगह तो बढ़िया है, इसमें क्या बात है? तो बोले कि जो बढ़िया तो तुमने कपार काला पानी है, का है बढ़िया। तो अब ये स्थिति कि बाहर के लोग ये समझते हैं, लेकिन जब अंदर आइए, आप यहाँ आइए, तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है। ये वह जगह है, ये पूर्णिया कॉलेज में एक परंपरा रही है, जो आप लार्ज स्केल पर आप देखेंगे, पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे कि फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी के लेकिन उर्दू में लिखते थे, हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्राध्यापक, हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल नहीं, वो क्या नाम था वो संपादक जो थे बहुत बड़े, कुबेर दत्त और कई लोग, ढेर सारे नाम हैं, मैं उतना नाम गिनाना नहीं चाहता हूं। तो उसकी परंपरा हमारे पूर्णिया कॉलेज में रही है। और उसका वाकया मैं बता दूं कि जब मैं नया राजेश जी की तरह जो है एकदम वैसे ही दुबला पतला लगता था, लेकिन मैं वो दाढ़ी रखता था और केस भी, सर को याद है सब, सर का मैं अभिन्न मित्र और शिष्य भी रहा हूँ। मैं एक तरह से कहा जाए कि सर की मेरे पास स्नेह रहा है। तो केस रखता था बड़ा बड़ा, और दाढ़ी भी, और झोला बगल में लटकाया हुआ, और हवाई चप्पल या वो जुबली आता है बाटा का, वही पहनता था। तो एक बार के है जरा सा वर्मा जी को पूछ लिया, वर्मा जी कहीं वही तो नहीं है? तो बोले क्या? तो कहा कि एक तो किताब आई है, उसमें लिखा हुआ शंभू कुशाग्र। तो हम लोग लेके बोला कि नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं, ले जाइए इसको। तो पोस्टमैन कहता है लेकिन लिखा हुआ है तो कि पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, तो क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है कि हिंदी विभाग पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। तो हम बोले कि थोड़ा सा पूछ लीजिए, कहीं उनका भी शायद यही सही नाम है, एस एल वर्मा से शंभू ऐसे ही कुछ है। तो बोला तो कहा कि ये किताब आपकी? हम कि हाँ मेरी किताब है। तब से जाना कि हिंदी विभाग का भी की किताब आवे तो इन्हीं को दे देना है। तो ये जो है यहाँ परंपरा है हमारे डिपार्टमेंट की, अंग्रेजी विभाग की, कि इसमें कैलाश बिहारी सहाय, और पहले जाए विजेंद्र प्रसाद राय, बीपी राय, उन्होंने अभी उपन्यास लिखा है, 2 उपन्यास है ना। और इसके बाद दिक्काल कविता का संग्रह था उनका है। उसके बाद कैलाश बिहारी साहब ने लिखा मार्क्सवाद और सार्थवाद,
एक आलोचना की पुस्तक है, या कहें कि विमर्श की पुस्तक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो लिखा वो बड़ा मार्के की है, मदिर सूरज के शहर में। तो हमने कहा कि सर ये मदिर सूरज के शहर में क्यों लिखे हैं? तो बोला कि जो यहाँ जो आदमी आता है ना, तो एक यहाँ की धूप में कुछ ऐसी है कि आदमी मात जाता है। तो लगता है कि सोए नहीं पड़ रहे हैं। सर हम समझ गए कि सर लोग काहे कहते हैं जो पूर्णिया आता है तो वापस नहीं जाता है। आज मुझे उसकी कुंजी मिल गई कि पूर्णिया आता है तो वापस नहीं जाता है। तो मदिर सूरज है, इस आलसी हो ही जाना है आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ कैलाश नाथ तिवारी भी यहाँ हैं, उन्होंने भी कई रचनाएं की और काफ़ी संपादन किया है। कैलाश नाथ तिवारी जो है द्विजदिनी समग्र आदि का भी संपादन किया है। तो ये सुरेंद्र स्निग्ध भवानीपुर के हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र स्निग्ध सर जानते हैं, वो यहीं के भवानीपुर के हैं। तो वो भी यहीं के रहने वाले हैं। उनकी कई किताबें हैं, रचते गढ़ते, सबसे पहले की पके धान की गंध। और मेरा सौभाग्य है कि उनकी सभी कविताओं की प्रथम समीक्षा शायद हमको लगता है प्रथम ही मैंने लिखी और अच्छी पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई है। तो ये बहुत बड़ी जगह है। और आप लोगों को हम यही कहेंगे कि एक बार कॉलेज भी घूम के देख लीजिए। यहाँ रश्मि रथी की रचना हुई थी, रश्मि रथी के कुछ सर्गों की रचना यहाँ हुई थी। और सर को अभी सर लोगों को ले गए थे। आप लोग भी एक बार जरूर उधर लाइब्रेरी तरफ जो है जाके घूम लीजिएगा। तो रामधारी से दिनकर का जुड़ाव कैसे था यहाँ मैं बता दूं। यहाँ जो द्विज जी थे, जनार्दन प्रसाद झा द्विज प्रथम स्थायी प्रधानाचार्य थे। यद्यपि कि सबसे पहले प्रधानाचार्य का प्रभार तो मिला था मद्देश्वर मिश्र जी को कुछ दिन के लिए कॉलेज चलाने के लिए। वो जो है वो भी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, मैं उनका नाम भी ऐसे समझ लेना चाहूंगा कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के दिमाग की उपज थे। उनको पकड़ के लाए थे मैं कह रहा हूँ। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। वो आना नहीं चाहते थे। वो औरंगाबाद में भी नौकरी कर चुके थे, कई जगह भागलपुर में जो है विद्यापीठ में नौकरी कर चुके थे। वो यहाँ आना नहीं चाहते थे। वो सुधांशु जी ने कहा कि नहीं, तुमको आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आएंगे तो कैसे होगा, है। तो हमारे मित्र हैं ये सब कुछ, तब जो है आए। और उनके चलते अब देखिए कैसे चेन बन जाता है। उनके चलते दिनकर जी यहाँ आए। तो दिनकर जी क्यों आए यहाँ? आने का कोई तो होना चाहिए कारण। उनकी बेटी की शादी जो है यहीं बगल में काजा कोठी में, मेरी समझ में, है ना, वहाँ हुई। तो अब जो है उस जमाने में था कि भाई अन्य ग्रहण बेटी के यहाँ करना ही नहीं था, तो वही कहीं तो रहना है। तो द्विज जी तो एकदम इस मामले में तो दिल खोल के एकदम जो है तो उन्होंने कमरा दे दिया। और वहीं उसी कमरे में जो है रश्मि रथी की कुछ सर्गों की रचना हुई है, पूरी नहीं मैं कहूँगा हुई है, ठीक है। तो ये रश्मि रथी कक्ष उसका नाम है। तो इसको जरूर आप देखेंगे, यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर है। इस बिल्डिंग में कुछ आप निहारेंगे, सामने जो झंडा वाला जो बिल्डिंग है ये पामर हाउस, उस दिन भी मैंने बताया था, फिर से एक बार कह दूं, ये आप अच्छी किताबें डॉक्यूमेंट्स में पढ़ेंगे। जैसे बांग्लादेश पेंटिंग की बात मैंने उस दिन कहा था, उसमें भी लिखा हुआ है। ये 17 रूम ओरिजिनली थे, इसमें 17 रूम वाला पामर हाउस जो आज पूर्णिया कॉलेज है, अच्छी स्थिति में है, यह लिखा हुआ है कैप्शन में। तो ये फिर एक बार मैं आपको स्वागत करता हूं और सर लोगों को दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं और सबको सुनने के लिए धन्यवाद है। हाँ, सर ने जो पुस्तक दी है ये हमारे लिए धरोहर है। इस मामले में थोड़ा सा कर दूं, सर अभी गए थे तो मैंने ये कहा था कि वहाँ देखिएगा आप यदि जाएंगे रश्मि रथी वाला में, तो उसमें हमारे पूर्व के प्रधानाचार्य ने वो थोड़ी व्यवस्था की है कि उसको स्थानीय रचनाकारों के लिए भी एक स्टैंड बनाया है। मैं आपके सामने वादा करता हूं कि अपनी कुवत के मुताबिक उसको फिर से अरेंज करूंगा और सर जैसी किताबें जो हैं और जो भी किताबें हैं वहां मैं प्रदर्शित करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम लोग एक आयोग की तरफ से एक यूट्यूब वीडियो लॉन्च किया गया था, जिसमें उसमें दिखाया गया है कि तकनीकी शब्दों का जो महत्व है, तकनीकी शब्दों को अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जानते हैं, सीखते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में 2 मिनट का एक वीडियो के तहत चर्चा की गई है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। वहाँ उधर बैठ जाएंगे। जी सर।
रुक जाइए, सर हो जाएगा। स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा। आइएगा सब लोग प्लीज बार बार बुलाहट हो रही है। हाँ वही बार बार बुलाहट हो रही है। साउंड ऑन है, स्टार्ट कीजिए। पापा कहाँ गए हैं? मेरे पिताजी सरकारी अनुदान की सहायता से रसायन विज्ञान में शोध करने के लिए विमान में बैठकर विदेश गए हैं। अरे वाह, इतनी शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा नहीं, मैंने तो बस अपनी बातों में अंग्रेजी तकनीकी शब्दों की जगह हमारे अपने भाषा के शब्द प्रयोग किए हैं। सारी दुनिया में मानव ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसके पास अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा है। विचार हमारे, जरूरत हमारी, भाषा हमारी, तो क्या इसमें विदेशी शब्दों का होना जरूरी है? अगर है तो क्यों और कहां तक? जी हाँ, जाने अनजाने में हम अपनी भाषा में ऐसे अनेकों विदेशी तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके लिए हमारी भाषा में या तो पहले से ही ढेरों शब्द हैं या फिर अपनी सुविधा से बनाए जा सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि हमें कौन से विदेशी शब्द अपनी भाषा में शामिल करने चाहिए और कौन से नहीं? और यदि रुचि है आपकी इस कार्यक्रम में तो आइए हमारे साथ शामिल होइए, जिसका नाम है आओ जानो तकनीकी शब्दों को। ये लीजिए सर आपकी खास हरी चाय, प्रति ऑक्सी कार्गो का प्याला, घूट घूट करके पीते जाइए। का भाई शब्दकोश में से कोई नया तकनीकी शब्द सीखे हो का? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब है तकनीकी शब्दावली। कंप्यूटर और हार्ड डिस्क ऐसे तकनीकी अंग्रेजी शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। पर चाइना में कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, ना बोलते हैं। और सर जी भारत में तो कंप्यूटर के शब्द को कंप्यूटर ही एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट नहीं स्वीकार किया है। हाँ यार बिल्कुल सही बोला, स्वीकार किया है। वैसे तो कई शब्द हैं जिनका हम सिर्फ इंग्लिश में उपयोग करते हैं, जैसे कि रिक्शा, कार, ट्रेन। ये आम शब्द है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। कितने लोग हैं जो एरोप्लेन अथवा प्लेन की जगह विमान शब्दों का प्रयोग करते हैं? आज ये ट्यूसडे है। ट्यूसडे क्यों बासु? मंगलवार क्यों नहीं? हम जब भी किसी दिन का उल्लेख करते हैं तो अंग्रेजी में क्यों करते हैं, जबकि हर भारतीय भाषा में हर दिन के लिए एक शब्द है। सर जी अगर एक तो दो शब्द इधर उधर के बोल दो तो की फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब भी हम अपनी राजभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा के शब्दों के पीछे भागेंगे तो आज नहीं तो कल अंतर जरूर पड़ेगा, हमारी पहचान पर, हमारी सभ्यता पर। हमारी नॉलेज में काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट नहीं, सुधार। इतने सारे नए नए शब्द, नई नई बातें, नई नई जानकारियां, कितना कुछ है सीखने को हमारी दुनिया में। तो तैयार हैं आप? यदि हाँ तो आ रहे हैं आपके लिए लेकर अपना ये कार्यक्रम आओ जानो तकनीकी शब्द को। विचार हमारे, भाव हमारे, भाषा भी है हमारी। जब शब्दों की बारी आई तो क्यों विदेशी भाषा हम पर भारी। अक्षर मिलकर शब्द बने, शब्दों से बने शब्द बने। तकनीकी शब्दों के ज्ञान से होगी अपनी भाषा निराली। आओ जानो तकनीकी शब्दों को, अपनी भाषा में सीखना को जाने। आओ जानो तकनीकी शब्दों को, आओ जानो तकनीकी शब्दों को। कहना चाहते हैं तो भी आप सादर आमंत्रित हैं। घटाना चाहते हैं तब भी। पूछना है सर। इतना जो है सारगर्भित वक्तव्य था कि शायद श्रोताओं के मन में जिज्ञासाएं अभी अंतः शांत हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद वो जागृत अवस्था में हो। तो
पुनः दोनों वक्ताओं को धन्यवाद और आभार। क्या होगा इसके बाद? टाइम है तो स्टार्ट कर देते हैं, चर्चा सब करते हैं। कोई बात नहीं, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय चरण की ओर हम अग्रसर हैं, जिसमें कि तकनीकी शब्दावली शब्दों पे चर्चा का अभिक्रम होगा, जिसका जो है संचालन श्री सुमित कुमार भारती सर करेंगे। सभी को कल जो है एक पेज दिया गया था और उसमें कुछ शब्द थे और शब्दों पे चर्चा होनी चाहिए। तो आगे का कार्यक्रम मैं श्री सुमित कुमार भारती सर को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ये जो शब्द पे चर्चा अभी हम लोगों ने एक सेशन रखा है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग वो पेपर सबमिट कर दें जो आपने बनाया था सब, क्योंकि चर्चा उसी पे होनी है। तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने भी बनाया है वो पेपर सबमिट करें अभी। जिन लोगों ने भी शब्द बनाए हैं हिंदी के, बढ़िया है बनाया है आप लोगों ने। तो एक पर्टिकुलर जो एक रीजन है, एक पर्टिकुलर एक ही उसके द्वारा हो रहा है ना, ये मतलब बहुआयामी नहीं है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो उन्होंने अवतार ग्रहण किया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, नेता या कोई मुख्य अतिथि मंच पे आते हैं तो उनका अवतार नहीं होता है, उनका आगमन होता है। तो कौन सा सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग बताइए। आप लोग पूरी कमेटी में आप लोग शामिल हैं, तो आप लोग एक ही सेलेक्ट करेंगे ना। हम लोग आयोग में तो एक ही रखेंगे, तो कौन सा रखा जाना चाहिए आप लोग बताइए। कमेटी के आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग इस भाषा के इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, इतिहास के, तो आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा रखा जाएगा। तो रीजन बताइए और उसका जो निचोड़ निकल रहा है वो बताइए कौन सा स्थान का दृश्य। अगर मैं बोलूँ किसी स्थान का दृश्य भी तो आगमन के सेंस में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसी स्थान का दृश्य क्या आगमन के संदर्भ में प्रयोग नहीं है? दृश्य का आगमन से कैसे? व्यक्ति एक सजीव चीज है, तो उसमें अंतर है। आगमन ही बेस्ट लगता है। आविर्भाव भी अवतार नहीं। उद्भव किसी ने लिखा है, उद्भव हो सकता है क्या? उद्भव तो उद्भव हो सकता है क्या? उद्भव हो सकता है, बताइए हाँ और हाँ दोनों बताइए। नहीं हो सकता ना, अलग है। उद्भव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ज्यादातर लोगों ने आगमन ही लिखा है, कुछ लोगों ने अवतार भी लिखा है, प्रादुर्भाव किसी ने लिखा है। डॉक्टर ब्रिज किशोर राम सर ने लिखा है प्रादुर्भाव 3rd नंबर पे। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करते हैं ये शब्दावली के बारे में। यहाँ देख लीजिएगा, ये हम लोग लैंग्वेज में काम करते हैं, इसमें सब सब्जेक्ट वाइज डिक्शनरी है, ग्लोसरी है। ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव होता है। ये जो 5 है उनमें सोशल साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर। यहाँ आता है ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल जनरली हम लोग आज जो आप लोग को बैग में जो भी दिए हैं ग्लोसरी, वो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए देते हैं। इसमें 3000 से लेकर 5000 तक वर्ड रहता है। और इसमें बेसिक हम लोग देते हैं। जैसे आप लोग अगर हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो इसमें सब्जेक्ट का बेसिक रहता है, फंडामेंटल केवल उसमें रहता है। क्योंकि इसका कॉम्प्रहेंसिव जो हमारे पास ग्लोसरी है वो 20,000 से ऊपर रहता है, जबकि सभी अभी उसको अपडेशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल हो गया। कॉम्प्रहेंसिव में कल हम बताए थे कि एक का अलग अलग, जैसे सोशल साइंस में एक अंग्रेजी टर्म का कई पर्याय होता है, हिस्ट्री में कुछ और किया जाता है, इकोनॉमिक्स में कुछ और, एडमिन में कुछ।
डिफिनेशनल डिक्शनरी क्या है कि एक वर्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हम लोग जनरली इंग्लिश में वर्ड रहता था, हिंदी में डिफाइन करते थे, लेकिन अभी हमारे जो चेयरमैन हैं तो वो बोले कि हम लोग हिंदी ही तक सीमित नहीं रहे, इसका सभी लैंग्वेज में इसका हम लोग डिफिनेशनल डिक्शनरी बनाए। तो हम लोग एक उपम जगह है आंध्र प्रदेश में है, वहाँ हम लोग जाकर 4 लैंग्वेज, द्रविड़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ 4 लैंग्वेज में उसको हम लोग कराए हैं अभी, और संस्कृत और मैथिली का भी चल रहा है। 6 लैंग्वेज में अभी हम लोग मतलब कि शुरुआत हम ही सुमित किए हैं, ये नया प्रोजेक्ट है। तो हिंदी के साथ साथ हम लोग भारतीय भाषाओं में भी डिफिनेशनल डिक्शनरी अब हम लोग बना रहे हैं। ये लर्नर ग्लोसरी पहले था, इसमें क्या था केवल हम लोग 11th 12th का बनाते थे, जो NCERT बेस्ड होता था किताब उससे लेते थे। इसमें क्या होता था कि आप लोग कभी पढ़ी होंगी कि जैसे जो हिंदी मीडियम किताब है तो एक राइटर कभी हो जाता था हरियाणा का, एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया राजस्थान, चैप्टर वाइज वे लोग लिखते थे। जब चैप्टर वाइज लिखते थे तो एक एक वर्ड का अलग अलग ये लोग प्रयोग कर देते थे। उसमें एक गेट कीपर का कहीं दरवान कहीं चौकीदार करके ऐसे ही अलग अलग कम से कम एक ही किताब में 6 हिंदी पर्याय वे लोग यूज किए थे। फिर किसी NGO ने उस पर रीड किया, इस पे सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया, तो बोला कि जब आप ही एक किताब में 6 हिंदी पर्याय दे रहे हैं तो स्टूडेंट को तो ये समझने में बहुत भ्रम होगा। फिर उसी टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया NCERT को कि आप CSTT से जो शब्द बने उसी का प्रयोग कीजिए। तो उस समय हम लोग लगभग 8 सब्जेक्ट में बनाए थे, लेकिन अभी सभी सब्जेक्ट में बन रहा है। इसके बाद ये डिपार्टमेंटल ग्लोसरी है, ये भी आप लोग को समझने लायक है कि बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जो अपना ग्लोसरी इसलिए बनाता है कि उनके पूरे ऑल इंडिया में उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो वे अपने मतलब जो एडमिन काम के लिए और प्रशासनिक जो भी है उसमें कार्यकलाप के लिए वे उनका अलग टर्म होता है, तो इसका भी हम लोग अप्रूवल हम ही लोग देते हैं। जैसे तो इसमें बहुत है, ये हमारे पास कम से कम 60 से 65 है, जबकि इतना ही अभी यहाँ दिख रहा है। इसमें एक देखिए ये सबसे लेटेस्ट आया है, कैंसर टर्मिनोलॉजी है। इसका इमेज बहुत अच्छा है, दिया नहीं गया है। ये बना था मुंबई जो भाभा जो कैंसर फंड संस्थान है उसके सहयोग से, उसी का हम लोग अप्रूव किए थे। ऐसे बहुत सब है। अच्छा, एक चीज और आप देख लीजिए, मान लीजिए कि हम बांग्ला में कोई हम इकोनॉमिक्स है, जैसे ये इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग चलिए आते हिंदी दिया है, ये कोई भी लैंग्वेज आप चाहे मलयालम हो चाहे तेलुगु है कन्नड़ हो, सबको हम लोग यहाँ देवनागरी में पढ़ सकते हैं क्या बना हुआ है। जैसे समुद्री अर्थ, ऐसे ये भी एक बहुत ही जो हमारे शहर में हम लोग लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं, लेकिन उसका हम लोग यहाँ लिप्यांतर करके पढ़ सकते हैं। ये सभी लैंग्वेज में आएगा, चाहे मलयालम हो। हम लोग शुरुआत जब हम लोग आयोग में गए थे जब, तो सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी है, वो मैडम नहीं है जो पहले कहीं यूनिवर्सिटी में थी, राजभाषा अधिकारी चली गई। हम लोग का ये करीब करीब 40,000 वर्ड का एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी, पहले उसको हम लोग फ्री में देते थे सेमिनार में।
मोटा A4 साइज में है। ये गवर्नमेंट प्रचार प्रसार के लिए दैनिक आप लोग जो काम काज करते हैं तो उसमें जैसे अगर कोई हिंदी में कर रहा है तो अच्छा हिंदी जो मानक शब्दावली जो है प्रशासनिक उसी से यूज करता था लोग। तो पहले हम लोग इसको फ्री में देते थे, लेकिन उसका लोग गलत यूज करने लगा तो उसको हम लोग मात्र 10 रुपीज रखे हैं दाम। ये बहुत ही यूजफुल है। आप लोग कभी देखिएगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो आप एडमिन का यहाँ मेन वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वो सभी के लिए यूजफुल है, घर में रखना चाहिए। किताब के लिए भी आप वेबसाइट पर जाइएगा और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर किताब नहीं भी खरीदिएगा तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। तो जो काम होता है अब जैसे इसमें है जो खैर अभी इसमें एक्सपर्ट का नाम नहीं होगा, नहीं तो कहीं जो काम करते हैं इसमें हम लोग एक्सपर्ट का भी अगर आप लोग जुड़ेंगे कभी हमारे साथ तो आपका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा इस लिस्ट में। जो भी शब्दावली बनेगी उस शब्दावली में कंटेंट जो क्रिएटर हैं आप लोग सबका नाम आएगा। इंजीनियरिंग की ग्लोसरी शब्दावली जो बनी थी अभी पूर्णिया नहीं LNMU में मैंने ही मीटिंग की थी 2-3 महीने पहले। वहाँ यहाँ से भी बहुत लोग गए थे वहाँ पे, पूर्णिया से मधेपुरा से बहुत लोग गए थे वहाँ पे। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के और मैथिली लैंग्वेज के दोनों एक्सपर्ट वहाँ पे गए थे, 30-35 लोग थे। यहाँ पर ये एक्सपर्ट का नाम भी हम लोग दे देते हैं। जैसे आप लोग इसमें जो जो शामिल होता है सबका नाम दे देते हैं। ये मतलब कि ई बुक इसमें देते हैं, अगर हार्ड बुक छपता है उसमें भी हम लोग। इसीलिए ये सब इंटरेक्शन इसीलिए कराया जा रहा है कि आप लोग हमसे जुड़े, हमारी मीटिंग में आप लोग शामिल हो और आप लोग फीडबैक जितना देंगे आपका नाम हमारे यहाँ पॉपअप हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली आपको बुला सकते हैं, आपका मेल ID आपका नाम हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसलिए जितने भी शब्द दिए गए हैं एटलीस्ट इस पे आप लोग कमेंट करें ऑनलाइन। ये हमारा वेबसाइट ओपन करें, सब लोग कमेंट करें, फीडबैक दें अपना, और जिसका भी लगेगा फीडबैक अच्छा बेहतर आया है तो उसको हम लोग बुलाएंगे मीटिंग। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जुड़े। एक बार मैं सारे शब्द जो है जो हमारे वेबसाइट पे बने हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग का मेन वेबसाइट है और उसी से अलग हम लोग वो जो शब्द वाला केवल उसमें शब्दावली है। अच्छा, यहाँ से PDF वगैरह भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे PDF अवेलेबल है। अगर कोई परचेज नहीं करना चाहता है, परचेज करेंगे तो बाय पोस्ट आपके यहाँ हार्ड कॉपी आ जाएगी। अगर परचेज नहीं करना चाहते हैं तो फ्री PDF भी यहाँ पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। इसमें भी सब कैटेगरी है। सब लोग नोट कर लीजिए और वहाँ से फीडबैक दे। ये मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं URL फिर से आपको बताता हूँ। आप सब लोग अपने अपने मोबाइल में, अगर मोबाइल है तो अभी टाइप कर लीजिए, ओपन कीजिए शब्द.education.gov.in या फिर नोट कर लीजिए शब्द.education.gov.in। सब लोग नोट कर लीजिए और तुरंत फीडबैक दीजिए। सर रिपीट करिए, शब्द.education.gov.in। आई रिपीट, शब्द.education.gov.in। ये एक जो हमारा है, जो कल चेयरमैन भी हमारे जो बताया, ये हम लोग 2 पत्रिका हिंदी में प्रकाशित करते हैं। विज्ञान के लिए और इंजीनियरिंग के लिए जो आलेख होगा वो विज्ञान गरिमा सिंधु में पब्लिश होता है और ये UGC केयर लिस्टेड है। और अगर प्रशासनिक शब्द कहाँ मिलेगा में और सोशल साइंस में अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो ज्ञान गरिमा सिंधु UGC केयर लिस्ट में है, तो आप लोग
इसमें आप आलेख दे सकते हैं, क्योंकि कई सोशल साइंस का जो है ज्ञान गर्भ सिंधु का हम देख रहे हैं कई इशू, इसमें आप लोग 3000 से 5000 वर्ड में हिंदी में लिखेंगे। आप जैसे हिस्ट्री का है या इकोनॉमिक्स का, जिस सब्जेक्ट का है कोई अच्छा टॉपिक 3 से 5000 वर्ड में भेजना है। सर 5 मिनट मुझे मौका देंगे, कुछ ऐसे शब्द का मैंने निर्माण किया है जिस पर डिस्कस करने की जरूरत है। बिल्कुल आपको सर दे दिया जाता है, थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा। तो इसमें 3 से 5000 वर्ड है, देना है आपको, और ये कोकिला या यूनिकोड मंगल में होना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि उसमें ऐसे नहीं दे देना है जनरल जो लिख देते हैं अखबार वाला। अगर आपको जो देना है उसमें कोट करना है तो संदर्भ भी होना चाहिए। कोकिला या मंगल बताया सर? हाँ, मंगल पक्ष में या कोकिला में, क्योंकि ये वेबसाइट पर ओपन हो जाता है, बाकी सब के लिए तो फंड चाहिए। आप कभी भेज दीजिए। ये त्रिभाषिक है, जनवरी से मार्च तक एक इशू होता है, फिर ऐसे ही 4 इशू साल में होता है, और इसमें बिना पैरवी का वैसे भी पेपर आया है। हम केरल से आया है, उसको भी पब्लिश किए हैं हिंदी में, तमिलनाडु से आया है। तो ऐसा नहीं है, किसी तरह का अप्रोच की जरूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं। आप टॉपिक अपने हिसाब से रखिए, और 2 चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम उसको अभी नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल अच्छा रहता है, लेकिन बंदा वो ना अपना कांटेक्ट नंबर लिखेगा ना ईमेल, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग अमेंडमेंट करने के लिए जो रिव्यू कमेटी रहता है उनको सजेस्ट करते हैं कि इसमें थोड़ा रिव्यू कीजिए। मालूम चले कि कॉलेज जैसे पूर्णिया कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दे दिए, अपना कांटेक्ट नंबर नहीं देते हैं। तो अच्छा आर्टिकल क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसमें 90% सही रहता है, 10 के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें कांटेक्ट नंबर ईमेल जरूर दीजिए। रिव्यू कमेटी उसी समय आपसे कांटेक्ट करेगा, बोला कि इस एरिया में आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए और भेजिए। साइंस के लिए है विज्ञान गरिमा, और ह्यूमैनिटीज के लिए है ज्ञान गरिमा। और ये परमानेंट ज्ञान गरिमा, हाँ ज्ञान गरिमा सिंधु करते हैं, हम दिखा देते हैं। या डायरेक्ट देखिए PA to चेयरमैन लिख लीजिए, ये हमारा डायरेक्ट चेयरमैन का है। PA to चेयरमैन, CSTT कंटिन्यू है ना, CSTT सर बोला जाता है। PA to चेयरमैन कंटिन्यू है, PA to चेयरमैन CSTT PATO चेयरमैन CSTT @gmail.com। इसमें आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। PA to चेयरमैन, एक बार रिपीट करिए। PA to चेयरमैन CSTT @gmail.com। पहले हम लोग इस पत्रिका में जिनका आर्टिकल छप जाता था तो 4 से 6 हजार रुपये देते थे। UGC केयर लिस्टेड के बाद भी हम लोग इनको देते थे, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि कोविड के बाद थोड़ा इशू हम लोग को पीछे चला गया। मतलब कोविड में नहीं हम लोग टाइम से पब्लिश किए, फिर इतना आर्टिकल आने लगा कि उसको फिलहाल हम लोग जो किए हैं नहीं देते हैं, UGC परमानेंट केयर लिस्ट में है। और हमारा नाम आप लोग इसमें भेजिए, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं।